हमको ये ख्याल आता है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में SIR पे बहस चल रही है और हम लोग जाके कोर्ट में रोज ये कहते थे कि भाई ये जो कर रहे हैं वो ये गलत कर रहे हैं, और ये बहस चल रही थी। और इतने में हेमंता बिस्वा शर्मा बयान देते हैं कि ये जो SIR का प्रोसेस है, आई विल यूज इट टू हैरेस मुस्लिम्स। मोर देन एनीथिंग इट शोड द इलेक्शन कमीशन फॉर व्हाट इट वाज, इट शोड द होल प्रोसेस ऑफ SIR फॉर व्हाट इट इज। तो सबसे ज्यादा तकलीफ तो इससे इलेक्शन कमीशन को होनी चाहिए थी कि हमने जो पूरा फिसाद बनाया था कोर्ट में, हमने जो बार बार ये बयान दिया था कि कोई गलती नहीं होगी। हेमंता बिस्वा शर्मा आके साफ साफ कहते हैं कि ये तो हम करेंगे मिसयूज रहा। हम लोग भी बार बार कोर्ट जाते हैं और एक आध अच्छे फैसले आते हैं, जैसे तहसीन पूनावाला का जो केस है लिंचिंग पर, या शाहीन अब्दुल्ला का जो केस है हेट स्पीच पर। तो अब सुप्रीम कोर्ट इरिटेट हो रहा है हमसे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि ये मजदूरों की वजह से तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छा नहीं कर। हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ केस आता है, दैट केस गेट्स थ्रोन आउट, गो टू द हाई कोर्ट। तो जो पर्दे थे वो सारे पर्दे उठ नहीं गए हैं, लुच गए हैं बुरी तरीके से। मैं शाहरुख जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात। आप सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, लिहाजा मगर हमारे कोर्ट्स के बारे में, हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो आपने कहा, बहुत मुख्तसर कहा, मगर जो आपने कहा उसमें हम क्या इजाफा कर सकते हैं। हम आज ये सोच रहे थे कि एक दूर देश की कथा आपसे कहें। हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो हो रहा है। हम आपसे साउथ अफ्रीका की बात करना चाह रहे हैं, which may seem irrelevant, which may seem like something that happened in a far off country. But I think it's useful to know. It's useful to know what has happened in history, what has happened in other countries. I also happen to be reading a very good book called The Mandela Brief. ये नेल्सन मंडेला का जो ट्रायल चला था, उस ट्रायल की कहानी है, मगर उस ज़माने में और जो केसेस थे उनकी कहानी है। हम 2-3 बहुत छोटा एक्सट्रैक्ट्स पढ़ना चाह रहे थे इस किताब से आपके लिए। ये दूर देश की कहानी है, हमारे मुल्क की कहानी नहीं है, साउथ अफ्रीका की कहानी है। मगर सुनिए, The South African apartheid state was not all powerful. Increasingly, it was driven by paranoia, conscious of the fragility of an ordering of society which privileged a minority over an unwilling majority. ये कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीकन अपार्थाइड स्टेट असल में एक बहुत डरपोक स्टेट था। फॉर ऑल इट्स पावर, फॉर ऑल इट्स आर्मी, बहुत डरते थे वो, और इसलिए डरते थे कि उनके आइडियाज इतने कमजोर थे। उनका पूरा आइडिया, उनका पूरा लॉजिक अपार्थाइड पर बेस्ड था। इस पर बेस्ड था कि एक रेस, एक कौम दूसरी कौम से बेहतर होती है, और उन्होंने उसको उसी तरह अरेंज किया था कि जो वाइट्स हैं उनके पास ज़्यादा हुकूक होंगे, जो ब्लैक्स हैं उनके पास कोई हुकूक नहीं होंगे। ये इतनी बेवकूफ़ी का आइडिया था, इतना इलॉजिकल आइडिया था, एंड दे न्यू इट, एंड दैट्स व्हाई दे वर सो स्कैर्ड of any kind of dissent, any kind of protest. A stable state can tolerate dissent, but a state in permanent fear of its destruction lashes out at its dissenters. आप सोचिए इस बात को कि stable state can tolerate dissent, a state which is confident, a state which is secure in its ideas, can tolerate dissent, can tolerate protest. But a state that is in permanent fear of its destruction
lashes out at its dissenters. And after this, they go on and describe some 2 or 3 cases that also happened around the time that Nelson Mandela's case happened. हम 2 केस बयान करना चाहते हैं आपके सामने. ये 70s की बात है. 76 का पहला केस है जब किसी ब्लैक डिसेंटर को टेरर एक्ट में पकड़ा. उसको तो बंद कर दिया सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में. उसका एक दोस्त था जो वकील था, वो भी ब्लैक था, और उसको प्रोसिक्यूशन विटनेस बना के पेश कर रहे थे उसके अपने दोस्त के खिलाफ. तो वो कोर्ट आया एज प्रोसिक्यूशन विटनेस, बट ही सेड समथिंग दैट वाज वेरी 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 प्रोफाउंड. उसने कोर्ट में ये कहा कि हम गवाही नहीं देंगे, हम अपने दोस्त के खिलाफ गवाही नहीं देंगे. However serious the crime that he is accused of having committed, it was a crime of conscience. In his own community, as he explained to the judge, the accused was not regarded as a criminal. He was regarded as a political hero. And in any event, he could not bring himself to give evidence against his close friend. हम सुन रहे थे उनकी बात कि वो आके कह रहे थे कि ये बताइए कि हमें करना क्या है. अगर किसी को पता हो कि क्या करना है तब तो फिर कोई मसला ही नहीं है, मगर हम आते हैं उस पर भी. बहरहाल साउथ अफ्रीका में इसने ये गवाही दी कि मेरे दोस्त ने जो किया है that's not a crime. It was an act of conscience. He was being political, and that in his own community he is not considered a criminal. उसको फौरन अरेस्ट कर लिया, ऑल्सो अंडर टेरर एक्ट. उसको भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा हुई. और सबसे पहले ये हुआ कि वो वकील था, तो जो साउथ अफ्रीका की बार काउंसिल थी उसने उसका एनरोलमेंट डिलीट कर दिया, उसको डिसएनरोल कर दिया. ये केस और इसके फैक्ट्स, हालांकि ये साउथ अफ्रीका के हैं, 1976 के हैं, but they could have happened today in India. They do happen in India very often. ये केस कोर्ट गया, and it's one of the few cases where the South African court ruled in his favor. उसने कहा कि हाँ ये गवाही नहीं दे रहा है, he is a hostile witness, इसको सज़ा होनी चाहिए, मगर टेरर एक्ट के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए. और बहरहाल इसकी डिग्री नहीं लेनी चाहिए, इसको डिसएनरोल नहीं करना चाहिए. उसके कुछ दिनों बाद सोवीटो में अपराइजिंग होती है, स्कूली बच्चों की अपराइजिंग होती है. स्कूली बच्चे प्रोटेस्ट पर जाते हैं, ये कहते हैं कि हमारा जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है, हमें जो एजुकेशन दिया जा रहा है वो बहुत ही सब पार है, उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है. स्कूली बच्चों का प्रोटेस्ट है, उसको क्रैम्प डाउन किया. और उस वक्त 2 ऑर्डिनेंसेस आए. वो ये कहते थे कि अगर कोई स्कूल का बच्चा स्कूल के बाहर नज़र आए या अपने घर के बाहर नज़र आए तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है, बच्चों को अरेस्ट किया जा सकता है. और दूसरा ऑर्डिनेंस ये था कि अगर किसी पुलिस वाले को ये लगे किसी पॉइंट पे that he must intervene in order to maintain law and order, he has full power to do that. The police officer can do anything, he can arrest anyone, he can shoot at sight if he feels that this is needed to maintain law and order. एक मेजर साहब गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि स्कूल के प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे हैं. उन्होंने सबको अरेस्ट करवा लिया. जो बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे थे उन सबको अरेस्ट करवा लिया. मगर कुछ क्लासेस भी चल रहे थे, तो वो अंदर गए, जो बच्चे क्लासेस में बैठे थे उनको भी अरेस्ट कर दिया, उनके टीचर्स को अरेस्ट कर लिया. तो ये मैटर भी कोर्ट में आया कि भाई आपने बच्चों को कैसे अरेस्ट किया है. तो उन्होंने कहा कि बच्चे प्लेग्राउंड में थे, ये लॉ है कि अगर क्लास में नहीं होंगे प्लेग्राउंड में होंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा. तो फिर ये पूछा गया कि मगर बच्चे जो अपने क्लास में थे उनको आपने कैसे अरेस्ट किया. तो उन्होंने बाकायदा एफिडेविट भरी कोर्ट में और ये कहा कि दिस इज माई डिस्क्रेशन एज अ पुलिस ऑफिसर. इफ आई फील that I have to do this in order to maintain law and order, then that is my discretion.
And in this case, the South African court agreed with the policeman. The court said that we can't question the policeman's discretion. We can't question what the policeman felt that was needed. Then again, when I read about this case, I was reminded of our own country. और एक और शेर है कि रोए न अभी अहले सुकन हाल पे मेरे, होना है अभी हमको खराब और भी ज़्यादा. It's like an abyss. You hear of cases, you hear of injustices, and you compare that with what is going on, and you don't have an immediate answer. You don't know what to do. जो साहब अभी आए थे ये पूछने कि क्या किया जाए, कोई फौरी जवाब नहीं बन पा रहा है कि क्या किया जाए, मगर 2 या 3 बातें हैं. मेरा ये ख्याल है, और ये भी इस किताब में बार बार लिखा है कि despite everything, the only hope was the constitution or going to court. और 5 केस अगर आप लेके जाइए तो 4 डिसमिस होते थे, 1 में कोई अच्छा फैसला मिलता था, और उस एक अच्छे फैसले के लिए जो साउथ अफ्रीकन वकील थे उस जमाने के, वो बार बार कोर्ट जाते थे. हम लोग भी बार बार कोर्ट जाते हैं और एक आध अच्छे फैसले आते हैं, जैसे तहसीन पूनावाला का जो केस है लिंचिंग पर, या शाहीन अब्दुल्ला का जो केस है हेट स्पीच पर, जिसमें कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं. ये कहा है कि अगर हेट स्पीच है तो पुलिस को सुओ मोटो FIR लिखनी होगी. बट दैट इज नॉट हैपनिंग. No police officer is actually registering suo moto FIRs. Then we are taking these incidents back to the Supreme Court and saying कि भाई आपका फैसला है, आपकी गाइडलाइन है, कोई मान नहीं रहा है, तो अब क्या करें. हम कंटेम्प्ट में जाते हैं. तो अब सुप्रीम कोर्ट इरिटेट हो रहा है हमसे. अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आपको दे तो दी गाइडलाइन हमने, अब आप क्यों बार बार हमारे पास आ रहे हैं, आप क्यों आके हम लोगों को शर्मिंदा कर रहे हैं. क्या आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि हम अपनी गाइडलाइंस नहीं इन्फोर्स कर पाते हैं. अनमैनेजेबल. तो सुप्रीम कोर्ट ने दामन झाड़ लिया है. सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि वी डिड व्हाट वी कुड, वी गेव यू गाइडलाइंस. नाउ इफ दे आर नॉट बीइंग कंप्लाइड विद, there's nothing much that we can do. You're only embarrassing us. आप शर्मिंदा कर रहे हैं हम लोग को. तो फिर इस संदर्भ में 2 या 3 मेरे पास मेरे ख्यालात थे. I don't know if it's workable. I don't know if it will work on the ground. Harsh will be able to tell us better. मगर मेरे जहन में ये आ रहा था कि कोर्ट की गाइडलाइन है हमारे पास. हम हमेशा रिएक्ट करते हैं. कोई हेट स्पीच का इंसिडेंट होता है तो हम जाते हैं, कहते हैं कि भाई FIR दर्ज करो, वो नहीं करते हैं, हमारे पास कोई हल नहीं होता है. कोई अगर इंसिडेंट हो जाता है हम उसके बाद रिएक्शन में जाते हैं, पुलिस के पास कहते हैं कि कुछ करो. क्या ये मुमकिन है कि हम शहरों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमिटीज बनाएं जो प्रिएम्प्टिवली काम करें, जो कोई इंसिडेंट हो जाए उसके बाद पुलिस के पास ना जाएं, पहले से एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें. कोई तो अफसर होगा, कोई तो पुलिस अफसर होगा, कोई तो DM होगा जो रूल ऑफ लॉ के बारे में सोचता होगा, जिसको रूल ऑफ लॉ का ख्याल होगा. क्या ऐसी कमिटीज बन सकती हैं जो पहले से DM के साथ, SP के साथ, बड़े अफसरों के साथ एक रिलेशनशिप कायम करें, ये कह के कि भाई ये गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है. Can we have workshops at the level of SHOs, at the level of IOs, कि अगर कोई इंसिडेंट होता है तो ये आपकी ड्यूटी है. Can we act preemptively? Can we think about acting preemptively? Will that at all help? I don't know. मगर शायद ये लग रहा है कि ऑर्डर्स को लेके, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को लेके हम लोगों को ज़रूरत है कि हम प्रोएक्टिवली, प्रिएम्प्टिवली जो भी अफसर हमारी बात सुनता है उससे बात करें और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम करें. और दूसरी और आखिरी बात ये थी कि I feel that we have lost our sense of humor. We don't laugh enough.
We don't make fun of whatever is going on around us enough. इतनी सारी बातें हैं हंसने की. हमको ये ख्याल आता है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में SIR पे बहस चल रही है और हम लोग जाके कोर्ट में रोज ये कहते थे कि भाई ये जो कर रहे हैं वो ये गलत कर रहे हैं. They're not bona fide. They're acting in a mala fide manner. और इलेक्शन कमीशन कोर्ट में बार बार ये कहता था कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल बोना फाइड है, हम जो कर रहे हैं वो ईमानदारी से कर रहे हैं. और ये बहस चल रही थी और इतने में हेमंता बिस्वा शर्मा बयान देते हैं कि ये जो SIR का प्रोसेस है, आई विल यूज इट टू हैरेस मुस्लिम्स. मोर देन एनीथिंग, it showed the election commission for what it was. It showed the whole process of SIR for what it is. तो सबसे ज़्यादा तकलीफ तो इससे इलेक्शन कमीशन को होनी चाहिए थी कि हमने जो पूरा फिसाद बनाया था कोर्ट में, हमने जो बार बार ये बयान दिया था कि कोई गलती नहीं होगी. हेमंता बिस्वा शर्मा आके साफ साफ कहते हैं कि ये तो हम करेंगे मिसयूज रादर. मेरे ख्याल में these are instances that are satirical, that should be made fun of. We should laugh at all of this. We should not lose our sense of humor just because these are dark times. And on that note, when I was young, there was a lot of cultural production at the community level. वो बिल्कुल खत्म हो गया है. रमज़ान में साथ अफ्तार करना, ईद की तैयारी करना, या साथ फिल्म्स देखना, साथ प्लेस देखना, कम्युनिटी लेवल पे महलों में मेरे बचपन में बहुत होता था और अब एकदम नहीं होता है. So I think we also need to think about a lot of these things. We need to think about more cultural production. We need to think about being more proactive, preemptive, not always reactionary. Thank you.